हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों AGT NSC FCI IFCO STA F4 जैसे सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो कि मैं MCQ प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो मैंने कल प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 कराया था, आज हम उसका दूसरा पार्ट करवाएंगे। ठीक है, 40-40 क्वेश्चन का करवाएंगे हम। तो आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं देरी ना करते हुए। यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम 40 क्वेश्चन तक कल कर लिए थे, आज हम 41 क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, 41 क्वेश्चन से आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, 41 नंबर से। तो 41 नंबर में पूछता है कि निम्न में से भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है। तो भिंडी की जो फसल है उसमें सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका जो सबसे गंभीर रोग होता है पीत सीरम मोजेक। ठीक है, एलोवेंस मोजैक रोग होता है। ठीक है, एलोवेंस मोजैक रोग जो पीत सीरम मोजैक, जो कि किसके कारण होता है, ये सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। किसके कारण होता है? सफ़ेद मक्खी के कारण। ठीक है, सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। यह रोग वायरस द्वारा होता है। वाहक तो ये है, पर किसके कारण होता है? वायरस द्वारा। ठीक है, वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। 42 का केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में। और लखनऊ में क्या क्या है? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI है। और क्या है? IISR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च। ठीक है, ये सब लखनऊ में है। तो लखनऊ से महत्वपूर्ण क्या क्या है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान भी है यहाँ, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, ये लखनऊ में। और CMAP भी लखनऊ में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग है। 33 में गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रोटीन लगभग कितने % होता है? तो 95% हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। DNA जो होता है उसमें गुणसूत्र में DNA पाया जाता है। तो उसमें जो टोटल प्रोटीन होता है, टोटल प्रोटीन में से 95% जो होता है हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और वहीं गुणसूत्र का शब्द जो दिए थे वाल्डेयर ने दिए थे। ठीक है, वाल्डेयर ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशागत अध्ययन किया था? ये सबको पता नॉर्मली है। 7 लक्षणों पर किए थे। कौन कौन से 7 लक्षण थे वो? सीड शेप, कलर, उसके बाद सीड कलर था, फ्लावर कलर था, पॉड शेप था, फ्लावर एंड पॉड पोजीशन था, स्टेम लेंथ था। मतलब उसकी जो बीज की आकृति थी और उसका रंग कैसा था। फिर फूल का रंग था, फूल फली की आकृति, फूल और फली का स्थान क्या था, उसके बाद तने की लंबाई। इन 7 चीज़ों पर उन्होंने 7 लक्षणों पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। और किस मटर पर किए थे? तो वो गार्डन पी पर किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित हुई? तो कौन सी दलहनी फसल जिसमें पहली हाइब्रिड प्रजाति विकसित की गई? तो कौन सी थी वो? अरहर की थी। अरहर की कौन सी पहली वैरायटी थी? वो थी ICPH 8। ICPH 8 जो था वो कहाँ की थी? वो आंध्र प्रदेश से विकसित किया गया था। ठीक है, तो वहाँ की दक्षिण भारत की पहली हाइब्रिड वैरायटी थी, जो कि इसका औसत उपज कितना था? 14 से 28 कुंटल पर हेक्टेयर थी। तो सबसे पहले जो दलहनी फसल संकर प्रजाति विकसित की गई थी वो थी कैजोनस मतलब PGON-P अरहर में किया गया था। नेक्स्ट आता है। संकर प्रजाति विकसित करने में नर बंधता लाइन प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो कौन सी संकर प्रजाति विकसित करने में जो नर बंधता लाइन विकसित करती है वो कौन सी थी? प्रदर्शित करती A लाइन। ठीक है, A लाइन इसमें से। A लाइन जो है मेल स्टर्टी लाइन होता है। इसमें 3 लाइन होते हैं ABR। ठीक है, ABR। जो A है वो जो होता है मेल स्टेरिलिटी। उसके बाद B लाइन होता है मेंटेनर लाइन होता है। फिर उसके बाद R लाइन जो होता है रिस्टोरर लाइन होता है। संकर बीज उत्पादन A और R लाइन का क्रॉस करते हैं तो जाके वो संकर बीज बनता है। ठीक है, A और R का लाइन, रिस्टोरर लाइन का, मेल स्टेरिलाइन लाइन का, इन दोनों का क्रॉस होता है तब जाके
हाइब्रिड बीज का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आ गया ICRISAT। ICRISAT कहाँ पर स्थित है? ये अपने भारत में, कहाँ पर, भारत में ही है। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। जो यही संस्थान जो सबसे पहली संकर प्रजाति के दलहनी फसल में अरहर की प्रजाति ICPH को ये डेवलप्ड किया था। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये ICPHR, तो ये कहाँ पर है? ICRISAT, तो भारत में है, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इसमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो जो इसमें से खरीफ फसल नहीं है वो है अलसी। अलसी कौन सी फसल है? ये रबी की फसल है, बाकी सारी खरीफ की फसल है। खरीफ रबी जाए तीनों फसल आप सबको पता ही है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है 49 नंबर पर, प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग कहलाता है। प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में जो उपयोग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो? उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 सही है, उत्परिवर्तन। म्यूटाजेंस के उपयोग से किसी जीव में उत्परिवर्तन प्रेरण को म्यूटाजेंसिस कहते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से फसल में सुधार के लिए हम उसमें कार्य करते हैं, तो उत्परिवर्तन। नेक्स्ट आ जाता है म्यूटेशन नाम जो किस वैज्ञानिक ने दिए थे? म्यूटेशन, म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है जैसे हम कोई हाइब्रिड वैरायटी करते हैं तो हम एक क्रॉप को हम उसमें जो कोई मेल पार्ट का होता है उसको हम म्यूट कर उसको हटा देते हैं, दूसरे क्रॉप से जो हाइब्रिड वैरायटी का मेल पार्ट उस पर आता है, तो जाकर उसका जो क्रॉप फसल में उसको सुधार आती है, उसके वैरायटी में चेंज लाते हैं, तो इसलिए उसको म्यूटेशन कहते हैं। उसके जो सबसे पहले जो इसका नाम दिए थे वो थे डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज, इसका उनका पूरा नाम है ह्यूगो डी ब्रीज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाता है सल्फोसल्फ्यूरान किस फसल के लिए प्रभावशाली तृणनाशी? मतलब ये किस सल्फोसल्फ्यूरान किस फसल में ये खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है? तो सबको पता है सल्फोसल्फ्यूरान ये गेहूं के सीजन के लिए होता है। ठीक है, गेहूं सल्फोसल्फ्यूरान प्रयोग गेहूं के सकरी पत्तियों के लिए किया जाता है। ये सकरी पत्तियों के लिए होता है और वही चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D होता है। नेक्स्ट आता है मक्का अरहर सह फसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवारनाशी है। मक्का अरहर और मक्का अरहर को जो एक साथ उपयोग किया जाता है तो उसमें जो खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है वो कौन से खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेंडिमेथिलिन। कौन सा जाएगा? पेंडिमेथिलिन का उपयोग हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोमोजोम शब्द के प्रतिपादित कौन किया था? क्रोमोजोम शब्द को वाल्डेयर ने किया था, सबको पता है क्रोमोजोम को वाल्डेयर ने किया था। प्रोटोप्लाज्म का पुर्किंजे ने, माइटोकॉन्ड्रिया सी बेंडर और वहीं सेंट्रोसोम के डी डुबे। ठीक है, वही सेल का डिस्कवर्ड किए थे रॉबर्ट हुक ने किए थे और वहीं केंद्रिका का रॉबर्ट ब्राउन ने। गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदल जाती है? गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदल जाती है? तो वो विस्थापन, द्विगुणन, न्यूनता, ये तीनों के कारण गुणसूत्र की संरचना बदल जाती है। ठीक है, ये तीनों के कारण ही डुप्लीकेशन होता है, डिलेक्सेशन होता है, इन्वर्जेशन होता है, ट्रांसकोलेशन होता है, इन सभी के द्वारा ही क्रोमोजोमल बदल जाता है। ठीक है, गुणसूत्र बदल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ से करते हैं 55 नंबर। हम एक साथ आप सब एक साथ पूरे स्लाइड का हल करवाएंगे। ठीक है, यहाँ तक 55 नंबर। आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है प्राप्त करने के लिए। ठीक, आलू की पत्तियों को हम काट देते हैं, फसल के जब हो जाता है थोड़ा सा तो उसको हम किस लिए काटते हैं?
ठीक है। तो किस लिए काटते हैं, तो गुणवत्ता युक्त बीज, उसमें गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए हम आलू के पत्ते को ऊपर को काट देते हैं, ऊपरी भाग को हाउलमस को काट देते हैं, मतलब इसको भंवरा नहीं बोलते हैं, हाउलमस को काट देते हैं, जो कि जिससे गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त हो सके। नेक्स्ट आ जाता है संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है। संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है, ये किसके रूप में होता है, ये संकर ओज का अधिकतम दोहन संकर किस्मों के द्वारा होता है। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी के द्वारा होता है। जब दो आनुवंशिकता भिन्न युग्मकों में संकरण के फलस्वरूप उत्पन्न यौन संकर संतति प्राप्त आकार, उपज, अन्य किसी एक या अधिक शारीरिक लक्षणों में अपने दोनों जनकों से उत्कृष्ट होते हैं तो इसे संकर ओज कहते हैं। तो संकर ओज किसे कहते हैं, जब दो भिन्न युग्मकों को संकरण के फलस्वरूप उसका जो F1 संकरण प्राप्त होता है उनकी आकार, उपज और अन्य किसी शारीरिक लक्षणों में अपने दोनों जनकों से उत्कृष्ट, मतलब दोनों मेल और फीमेल के जनक जो होते हैं उनसे भी उत्कृष्ट रूप में पाया जाता है, वो संकर किस्में वो संकर ओज उसको बोलते हैं। इसका सबसे पहले कौन सा प्रयोग किए थे हम, GH सल ने 1914 में संकर ओज के लिए हेट्रोसिस इसका शब्द का प्रयोग किए थे, GH सल ने। नेक्स्ट आ जाता है एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज कहलाता है, एक उन्नत प्रजाति के प्रारंभिक बीज क्या कहलाता है, वो न्यूक्लियर सीड कहलाता है, नाभिकीय बीज कहलाता है। ये प्लांट ब्रीडर के द्वारा, ये प्लांट ब्रीडर से उत्पन्न होता है, यह बीज मूल बीज का होता है, ठीक है, इसलिए इसे न्यूक्लियर सीड कहते हैं। इसके भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता 100% होते हैं। नाभिकीय बीज से फिर क्या प्राप्त होता है, प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रजनक बीज से हम फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन से फिर हम सर्टिफाइड सीड, जो है सर्टिफाइड सीड होता है इसी को हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसका जो होता है इसका टैग रंग भी पूछता है, तो इसमें आधारी बीज का जो होता है सफ़ेद होता है, ठीक है, इसका सफ़ेद होता है, इसका प्रमाणित का नीला होता है, इसका पर्पल होता है, सुनहरा, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना। नेक्स्ट आता है बीज जीविता परीक्षण किया जाता है, बीज जीविता परीक्षण किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको पता है टेट्रालोजियम परीक्षण, टेट्रालोजियम जो परीक्षण होता है ऑप्शन नंबर है ये बीज जीविता का परीक्षण होता है। यह परीक्षण 2,3,5 ट्राइफिनॉल टेट्रालोजियम क्लोराइड के द्वारा ये किया जाता है, इसको टेट्राहाइड्रोजनेस एंजाइम के द्वारा क्रिया करके ये फार्मेजेन बनाता है। और इसकी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लोकोन ने 1945 में, ठीक है, 1945 में लोकोन ने। निम्न में कौन वृद्धि प्रवर्तक है, अब आ जाए इसमें कुछ हार्मोन्स आ जाते हैं, तो कौन से ये इसमें से एक साथ हम सब कराएंगे, क्वेश्चन नंबर आगे फिर हम करवा देंगे। तो इसमें सबसे पहले कौन सा है, तो जो वृद्धि प्रवर्तक है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का क्या काम है, और देखो वृद्धि नियामक पदार्थ, ग्रोथ रेगुलेटर्स काम करता है, वृद्धि रोधक का भी कार्य करता है, ठीक है। वृद्धि प्रवर्तक में उसके बाद एथाइलिन का काम जो होता है वो भी वृद्धि प्रवर्तक होता है, एब्सिसिक अम्ल का जो होता है वो भी वृद्धि प्रवर्धक का काम करता है। तो इसमें ऑक्सीजन जो है वृद्धि प्रवर्तक का कार्य करता है। 69 में जाते हैं, उपजाऊ भूमि को अनुपजाऊ जमीन बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। कोई भी भूमि उपजाऊ है उसको अनुपजाऊ बदलने है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिजर्टाइजेशन, डिजरिफिकेशन, ये दोनों कहलाता है, ठीक है, दोनों कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, दोनों कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जल प्लावित मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है, वो कौन सा जीवाणु है जो जल प्लावित मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है, जिसमें जल ज़्यादा भर रहता है उसमें वो वृद्धि करता है। राइजोबियम तो होता नहीं है, एजेक्टोबैक्टर, रेडियोबैक्टर ऐसा ही होता है। क्लोस्ट्रीडियम जो होता है वो, एजोला, क्लोस्ट्रीडियम एजोला, नीलहरित शैवाल, ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वो जल प्लावित मृदा में अच्छे वृद्धि करते हैं। और वहीं राइजोबियम जो सूक्ष्म जीवाणु होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, दलहनी फसलों के लिए अच्छे कार्य करता है। गेहूं में बौनेपन के लिए जो जीन होता है, कौन सा जीन होता है, सबसे पहले तो RH T1 होता है, RH T1 इसी को बोलते हैं नूरिन 10,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नूरियन 10 जो होता है गेहूं के बोनेपन के लिए जो जीन होता है जिम्मेदार, और धान में वही धान के लिए डीजी ओ जीन, डीजी ओ जीन जो होता है धान के लिए होता है ये। उसके बाद क्या होता है, डीजी ओ जीन जो होता है ये धान के लिए होता है, बौनेपन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ग्लाइकोलिसिस का संबंध है, ग्लाइकोलिसिस जो कि प्रक्रिया चलती है श्वसन के लिए, ठीक है, श्वसन प्रक्रिया, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज शर्करा से प्रारंभ होता है यह ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया, और इसमें यह विघटित होकर पायरुविक अम्ल के 2 अणु इसमें बनते हैं, ठीक है। और यह संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और यह प्रक्रिया किससे संबंधित है, श्वसन से संबंधित है, ग्लाइकोलिसिस श्वसन से संबंधित है, और यह साइटोप्लाज्म में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ 59, अब इधर से शुरू कर। संकर धान में नर बंध्य लाइन की शुद्धता को बनाए रखने हेतु तो उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है। तो कौन से हैं, ऑप्शन नंबर 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर। तो संकर धान है तो उसके लिए नर बंध्य लाइन की शुद्धता को बनाए रखने हेतु तो उचित अलगाव की दूरी कितनी है, तो वो 500 मीटर होती है, ठीक है, 500 मीटर संकर धान के लिए उचित जो दूरी 500 मीटर। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, जैसे आधारी बीज और प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी आ जाती है। धान, गेहूं इन सब के लिए 3 मीटर होता है प्रमाणित बीज और आधारी बीज के लिए। अगर वहीं संकर धान है तो 200 मीटर, वहीं 100 मीटर होता है। फाउंडेशन के लिए 200 मीटर और सर्टिफाइड के लिए 100 मीटर होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, मूली और शलजम में होता है। सबसे ज़्यादा मूली और शलजम में पृथक्करण दूरी 1600 मीटर और वहीं 1000 मीटर सर्टिफाइड में। फाउंडेशन बीज की जो दूरी होती है सबसे ज़्यादा होती है, टमाटर के लिए होता है 50 मीटर। खेत के SRI विधि किस फसल संबंधित है, श्री विधि, श्री विधि किस खेत से संबंधित है, सबको पता है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड, इसको श्री विधि बोलते हैं। यह धान की फसल से रोपाई की एक मेथड होती है, धान की फसल संबंधित होती है, बहुत पूछा जाता है। और इसका जो फादर है कौन है, हेनरी डी लैलिने, हेनरी डी लैलिने ने इसको 1983 में खोजा था। कहाँ किए थे, मेडागास्कर में इसको किए थे। इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में जैसे कि 5 kg बीज पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे कम सीड रेट होती है वही इसमें ही होता है, और इसको 9 से 12 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। ये बहुत जल्दी रोपाई के लिए तैयार हो जाता है, ये श्री विधि के मेथड जो होता है। इसमें क्या होता है कि हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसमें नर्सरी तैयार करते हैं, डायरेक्ट नर्सरी से सीधे हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं तुरंत ही 10 से 12 दिन में। नेक्स्ट आ जाता है, प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल। अब आ गया सीड जो टैग आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब क्वेश्चन जरूर फंसेगा इसमें, व्याख्या जो बताता हूँ वो भी आप कोई भी एग्जाम देंगे ये सब क्वेश्चन जरूर आता है। तो जो प्रजनक बीज होता है, प्रजनक बीज किसे बोलते हैं, ब्रीडर सीड जो होता है। ब्रीडर सीड किससे बनता है, न्यूक्लियर सीड से बनता है ब्रीडर सीड। तो ब्रीडर सीड जो होता है उसका जो टैग लाइन होता है वो क्या होता है, मैंने बताया था ना, गोल्डन होता है, पीला सुनहरा, इसको गोल्डन बोलते हैं। फाउंडेशन के लिए मैंने बताया हमेशा याद रखना, फाउंडेशन सफ़ेद ही होता है, फाउंडेशन जो होता है सफ़ेद होता है। जो सर्टिफाइड होता है ब्लू, जो किसान लोग अपना यूज कर देते हैं, ये नीला किसका होता है, ये सर्टिफाइड प्रमाणित बीज के लिए होता है। सफ़ेद क्या होता है, फाउंडेशन के लिए, लाल किसी का होता ही नहीं है। तो जो ब्रीडर सीड है वो किसका है, ब्रीडर सीड का जो लेबल है वो येलो गोल्डन, पीला सुनहरा। नेक्स्ट आ जाता है, व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किया जाने वाला उन्नत बीज। जो हम लोग व्यावसायिक रूप से खेती करते हैं किसान लोग, उनके लिए कौन सा बीज वितरित किया जाता है, किस विपणन केंद्र पर आप लोग जाएंगे या KVK में जाएंगे वहाँ मिलता है, तो सर्टिफाइड सीड मिलता है, सर्टिफाइड सीड का ही उपयोग करते हैं। सर्टिफाइड का टैग लाइन आपको बताना है, अभी मैंने तुरंत बताया था, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, ठीक है। सबसे पहले कौन सा बीज होता है, इसका सीरियल वाइज लगाने को भी आ जाए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियर सीड होता है, फिर उसके बाद ब्रीडर सीड होता है, फिर उसके बाद फाउंडेशन होता है, फिर उसके बाद आ जाता है अपना सर्टिफाइड सीड आता है। तो सर्टिफाइड सीड का आपको कमेंट में बताना है इसका टैग लाइन क्या है, टैग कलर।
और इसी का उपयोग किया जाता है। मृदा जल को धारण करने वाले बल, मृदा जल को धारण करने वाले बल कौन से बल लगते हैं? तो इसमें ससंजन और असंजन दोनों बल कार्य करते हैं। ठीक है, ये ससंजन और असंजन बल। ये ससंजन असंजन बल क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, जो दो अणुओं के बीच बल लगता है तो वहां पर ससंजन बल कहते हैं। ठीक है, दो एक समान अणुओं के बीच लगता है, जो जो दो विभिन्न अणु दो 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 जो दो अणु हैं एक समान रूप है तो वो ससंजन हो जाता है। अगर दोनों अणु अलग अलग हैं, असमान है, तो असंजन होता है। जैसे मिट्टी के कण है, मिट्टी में जब लगता है तो ससंजन होता है। यदि मिट्टी के कण उसके बाद वो जल का कण के बीच जो लगता है वो असंजन होता है। तो इसमें असंजन और ससंजन दोनों बल कार्य करते हैं मृदा जल को धारण करने वाले में। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ से, इसको नीचे हम कर देंगे। एक स्लाइड में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं एक साथ सब हम सॉल्व करा रहे हैं। 73 से आ जाते हैं इधर। एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं सबको पता है। एंजाइम्स एक प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स एक प्रोटीन होते हैं। चलो बताओ गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें क्या है, एंजाइम्स एक प्रोटीन होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनमें प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स का कार्य क्या होता है, इन्हें बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। एंजाइम जो है रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रक्रिया कहाँ होती है? वेरी क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आप लोग देखे होंगे, जो अंधकार प्रक्रिया होती है डार्क लाइट में जो होता है, ठीक है, वो कहाँ पर होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में भी होती है, तो वही पूछ रहा है जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ पर होती है? ग्रेना क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना क्लोरोप्लास्ट में तो नॉर्मली रूप से होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्रेना क्लोरोप्लास्ट में दिन के समय होते, प्रकाश की उपस्थिति वाला। जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में होता है, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसकी खोज ब्लैक मैन ने किया था। इसकी खोज कौन किए थे? ब्लैक मैन में। और जो प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया होती है वो ग्रेना में होती है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है आपको बताना है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य होता है जो कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है नेक्स्ट पे, क्लोरोफिल ए द्वारा किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित होता है? क्लोरोफिल के टाइप आप लोग पढ़े होंगे, अभी पढ़े क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, दो प्रकार के क्लोरोफिल आपको पढ़े होंगे। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल जो का उसके बाद और कैरोनिटॉइड्स, ये सब प्रकाश अवशोषक के अणु होते हैं और ये ग्रेना की झिल्लियों में पाए जाते हैं। ये ग्रेना में पाए जाते हैं, ये सब ग्रेना में पाए जाते हैं। देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो प्रकाशीय वाला होता है वो ग्रेना में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ग्रेना में होता है। तो वो सब ग्रेना की झिल्लियों में पाए जाते हैं और ये वर्णक अलग अलग तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को अवशोषण करते हैं। जब जब क्लोरोफिल में जब कई प्रकार के क्लोरोफिल के अंदर टाइप अलग अलग होते हैं, अलग अलग कलर को वो अवशोषित करते हैं, सबका अलग अलग कार्य होता है। जो क्लोरोफिल ए होता है वो मुख्यतः लाल, नीला और बैंगनी, ये तीन किरणों को ही अवशोषित करता है, लाल, नीला और बैंगनी। जिसमें से इसका क्या है, लाल का 647 nm और वहीं नीला का 430 से 470 के nm के बीच वाला प्रकाश का संश्लेषण जो है वो अवशोषित करता है। बैंगनी किरणें जो होती हैं 390 से 430 वाले बीच। तो इसमें कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए द्वारा किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित होता है? तो होता है 680। ठीक है, 680। नेक्स्ट आ जाता है क्लोरोफिल में जो होता है 430 के और 470 के बीच होता है, और क्लोरोफिल जो ए होता है वो 600 के जो होता है 470 के ऊपर जितने होते हैं वो क्लोरोफिल ए अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्लोरेला का प्रयोग किसके द्वारा हुआ? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सर्वप्रथम क्लोरेला का इस्तेमाल किसने किया था? तो इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो
इनको, तो कौन थे वो? बारबर्ग। कौन थे वो? बारबर्ग थे। इनको प्रकाश संश्लेषण 1920 में इन्होंने इस प्रक्रिया के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इन्होंने क्या किया था, यह एक निश्चित अंतराल के बाद प्रकाश दिया और प्रकाश संश्लेषण पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया। क्लोरेला, ओटो बारबर्ग ने क्लोरेला का इस्तेमाल इन्होंने प्रकाश संश्लेषण पर सबसे पहले किया था। पौधे के विकास एवं वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं? इसेंशियल न्यूट्रिएंट। इसेंशियल न्यूट्रिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछता है, याद रखना। ये जीके जीएस सब में पूछता है। टोटल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं 17 हैं। वहीं अर्नोल्ट के अनुसार अगर पूछे तो 16 ही हैं। बाद में एक जोड़ा गया 1987 में निकिल को, तो कुल मिलाकर अभी 17 तत्व हो गए हैं। और इसमें से माइक्रो होते हैं, माइक्रो, ये भी कन्फ्यूजन, माइक्रो माइक्रो जो माइक्रो होते हैं, माइक्रो मतलब बड़े मुख्य पोषक तत्व, माइक्रो मतलब सूक्ष्म होते हैं। जो माइक्रो होते हैं मुख्य पोषक तत्व, इसमें कौन कौन से आते हैं? CHO, NPK और CAMGS, ये होते हैं माइक्रो। और माइक्रो में फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, बोरान हो गया, क्लोरीन और निकिल, ये सब हो गया माइक्रो में। और माइक्रो को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर गया है, जिसमें इसेंशियल हुए होते हैं, NPK इसेंशियल में होते हैं, CHO जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये मिनरल नहीं होते हैं, बाकी मिनरल होते हैं। NPK CAMGS ये मिनरल होते हैं। CHO जो होता है ये हमको मिनरल से नहीं प्राप्त होता है, ये वो हवा पानी ऑक्सीजन से ही ले लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। वहीं जो इसेंशियल हो गए हैं NPK जो होते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम, ये हम उनको प्रदान करते हैं, इनको बहुत ही जरूरी होता है। और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये उनकी आवश्यकता के अनुसार हम उनको देते हैं। ये हो गया मुख्य, जो कि पौधों के विकास वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्व टोटल 17 हैं, और वहीं अर्नोल्ट के अनुसार पूछे 16 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ तक हो गया था ना? हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ तक हुआ था मृदा जल को धारण करने वाले बल, संसंजन असंजन, यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ से 64 नंबर, मार मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? मार मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? आपको बताने हैं किस क्षेत्र में पाई जाती है। गोरखपुर, फैजाबाद, बुंदेलखंड, कानपुर। जो मार मिट्टियाँ होती हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। और कौन कौन सी बुंदेलखंड क्षेत्र कौन कौन सा होता है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र अपना झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, उसके बाद मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्रों में जो और पाए जाते हैं मिट्टी कौन सी? काली मृदा भी पाई जाती है, मार मृदा, काबर मृदा, लाल मृदा, उसके बाद पाड़वा मृदा, राकर मृदा, ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र में इतनी सब मृदाएं पाई जाती हैं। बाकी अपना उत्तरी भारत मैदान में ये रेगूर मृदा को क्या कहते हैं? दूसरे नाम काली मृदा उसी को बोलते हैं। अपने बांगर और खादर जलोढ़ मृदा, दोमट मिट्टी अपने उत्तर भारत का जो गंगा का मैदान होता है वहां पर पाया जाता है। तो मार मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। सामान्य मृदा का CN अनुपात, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? सामान्य मृदा यदि है, नॉर्मली जो सॉइल होते हैं, जो नॉर्मली सॉइल में पूछता है, उसके बाद ह्यूमस में जिसमें पाए जाते हैं उसमें पूछता है, उसके बाद वो लेग्यूम में पूछता है, FYM में पूछता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पूछता है। कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामान्य मृदा में जो पाया जाता है वो 10 से 10 अनुपात 1, और वहीं ह्यूमस में भी वही पाया जाता है 10 अनुपात 1 में। सामान्य में कार्बन 10 से 12 हो जाता है, ह्यूमस में 10 अनुपात 1 होता है। तो इसका सामान्य मृदा में क्या है? 10 अनुपात 1 होता है। 30 अनुपात 1 किस में होता है? 30 अनुपात 1 किस में होता है? 20 से और 30 के बीच में जो होता है, ये दोनों ऑप्शन ये होते हैं लेग्यूम में। लेग्यूम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 30 अनुपात 1, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा ही होती है। FYM में कितना पाया जाता है कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो? उसमें 20 से 30 और 1, 20 से 30 के बीच कार्बन होना चाहिए और रेशियो 1।
नाइट्रोजन का रेशियो फिक्स हमेशा रहता है, नाइट्रोजन का रेशियो हमेशा 1 रखा जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का रेशियो हम उसको बाहरी रूप से हम उसको देते हैं, कार्बन को हम बाहरी रूप से नहीं प्रदान करते हैं, ठीक है। वो कार्बन अपने मिट्टी अपने पौधे से ही वो प्राप्त कर लेते हैं वायुमंडल से। तो नाइट्रोजन को हम बाहरी रूप से प्रदान करते हैं, नहीं तो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में जो कार्य करते हैं बैक्टीरिया वगैरह उससे प्राप्त करते हैं। तो उसका रेशियो हमेशा 1 ही रखा जाता है। तो इसमें कितना पाया जाता है? 10:1। क्षार भूमि में पीएच मान, पीएच मान आपको पूछा क्षार भूमि में कितना होता है। अम्लीय मृदा में पीएच मान बताना है, क्षारीय मृदा में बताना है और लवणीय मृदा में बताना है। आपको ये बहुत ही कन्फ्यूजन। सबसे पहले आपको पीएच होता है क्षार, बेस और उसके बाद एसिड, ठीक है। अम्लीय एसिड होता है, बेस क्षार होता है और उसके बाद न्यूट्रल उदासीन होता है। जो इसका टोटल कितना होता है? पीएच स्केल 0 से 14 होता है, जो कि 7 न्यूट्रल होता है। 7 के नीचे यदि जाएंगे तो अम्लीय हो जाता है, 7 के ऊपर जाएंगे तो क्षारीय होता है। जो उसमें 8.5 जो उसके 7.5 से 8.5 के बीच जो होता है वो होता है लवणीय मृदा होता है, ठीक है। तो इसमें क्षार भूमि में पीएच मान होता है कितना? पीएच होता है 9 होता है क्षार भूमि में। ये देख लीजिए 7 से 8 दिया गया है, 7 और 8 किसका होता है? ये लवणीय मृदा का होता है 8.5 तक। उसके बाद 7 के नीचे आ जाएंगे, 6 नंबर जो दिया है तो हो जाता है अम्लीय। तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, 9 जो है वही होता है क्षार भूमि का पीएच मान। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमेशा क्षारीय भूमि अम्लीय भूमि नहीं पूछता, क्षारीय और अम्लीय सब लगा देंगे, लेकिन इसमें लवणीय मृदा पूछ लेगा तो सब फंस जाते हैं। तो कितना होता है वो? 7 से 8.5 के बीच में जो होता है वो लवणीय मृदा होता है। एमाइड नाइट्रोजन रूप किस उर्वरक में पाया जाता है? एमाइड जो नाइट्रोजन रूप में एक्सेप्ट करता है वो किस उर्वरक में पाया जाता है? तो एमाइड सबको पता है नाइट्रोजन का एक रूप होता है। नाइट्रोजन किसमें? इसमें किसी में नहीं, यूरिया में होता है। यूरिया के जो यूरिया में फसल जो नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करता है एमाइड के रूप में ही एक्सेप्ट करता है, एमाइड के रूप में ही उसमें पाया जाता है। एमाइड के रूप में 2 उर्वरक में पाया जाता है, कौन कौन से? यूरिया में पाया जाता है और कैल्शियम साइनामाइड में पाया जाता है। कैल्शियम साइनामाइड जो कि नॉर्मली इसका यूज नहीं होता है, कहीं आता ही नहीं है। अगर उसका होता है तो उसमें नाइट्रोजन 21% होता है, यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। और वह नाइट्रोजन उर्वरक में जिसमें नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, नाइट्रेट के रूप में किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है सोडियम नाइट्रेट में पाया जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इन सब में नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। ये नाइट्रोजन के फॉर्म होते हैं। तो यूरिया में एमाइड के रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 77। इसके पहले मैंने करा दिया था, मैंने बताया था ना इसमें क्वेश्चन नंबर अपने मैंने एक स्लाइड में जितने क्वेश्चन आते हैं मैं एक साथ सॉल्व कराता हूँ। तो जो 77 आ जाते हैं, पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य? तो मैंने बता दिया था 17 सेंटीमीटर। पौधों में सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है? सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है? पौधे में जो सूखा होता है वो किससे संबंधित होता है? 78 में वो होता है निगेटिव वाटर पोटेंशियल। निगेटिव वाटर पोटेंशियल में जो होता है सूखा प्रतिरोध, ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल में इसका प्रतिरोध होता है सूखा। धनात्मक वाटर पोटेंशियल क्या होता है? धनात्मक वाटर पोटेंशियल अगर है तो जो होता है वो पौधे में नॉर्मली रूप से पौधा सूखे का प्रतिरोध है, मतलब कि पौधे में नॉर्मली पानी है, पानी के अधिक से क्या होता है? लॉगिंग, लॉगिंग होता है। नेक्स्ट रहते हैं वो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक होता है, उन्हें क्या कहते हैं? वो ऐसे बीज जिनका जीवन काल 15 वर्ष से लेकर 100 वर्ष के बीच होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? ये समझ लीजिए कि 1 वर्ड टाइप का है। माइक्रोबायोटिक, माइक्रोबायोटिक बोलते हैं इसको। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब आ जाता है मीजोबायोटिक। मीजोबायोटिक किसको बोलते हैं? मीजोबायोटिक जो होता है ये 3 से 15 वर्ष का होता है, इसमें होता है 15 से प्लस 100 वर्ष तक, ये मीजोबायोटिक में होता है 3 से 15। माइक्रोबायोटिक क्या होता है?
माइक्रोबायोटिक 3 से नीचे, 3 से नीचे होता है। ये बिल्कुल क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन बन गए। मीजोबायोटिक, माइक्रोबायोटिक, माइक्रोबायोटिक। माइक्रो जो होता है एकदम मिनिमम छोटा वाला, 3 से कम, 3 से 15 बीच मीजो होता है। माइक्रो जो होता है 15 से प्लस कितना भी हो। ये सीड जो होता है जीवन काल होता है वो है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, फसलों में आरा मक्खी किस प्रकार के प्रमुख फसल कीट है। आरा मक्खी किस प्रकार के फसल के लिए प्रमुख कीट है। ये भी बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन है, ये पूछता है बहुत। यदि आप जानते रहेंगे तभी मारेंगे, नहीं तो गलत करके आएंगे। बेसिक क्वेश्चन है सब है। जो आरा मक्खी है ये स्पेशली जो आरा मक्खी होता है ये तिलहनी फसलों में होता है। तो इसमें से सबसे पहले जो मुख्य रूप से उसमें से होता है सरसों में होता है। तो इस आरा मक्खी किस फसल के लिए मुख्य है, वो मस्टर्ड, इसको मस्टर्ड साफ्लाई भी बोलते हैं। ये मुख्यतः जो फसल के होते हैं, फसल के मेनली जो स्टेम होते हैं, जब फ्लावर लगने लगते हैं उसमें ज़्यादा करके ये हानि पहुंचाते हैं। तो मेनली सरसों का ये मुख्य फसल होता है। और वही कपास के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, कॉटन लीफ रोलर हो गया, स्पॉटेड बॉल वर्म हो गया, पिंक बॉल वर्म, रेड कॉटन वग, ये सब हो गया कॉटन का। इसका साइंटिफिक नेम सबको याद रखना है। कॉटन का क्या हो गया, गॉसिपियम स्पीसीज हो गया। सरसों का ब्रेसिका कंपोजिटी होगा, धान का ओराइजा सटाइवा हो गया। ये सब आपको नॉर्मली जो भी फसलें इनका साइंटिफिक नेम याद रखना, फैमिली याद रखना। हमेशा बार बार पढ़ते रहेंगे, जहाँ जहाँ आता रहेगा देखते रहेंगे तो आप याद हो जाएगा। याद इसको कितना भी करेंगे याद नहीं होता, लेकिन बार बार करेंगे तो हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने 80 क्वेश्चन कंप्लीट किया। कल मैंने 40 क्वेश्चन कराए, आज उसी पार्ट का 40 क्वेश्चन। तो ऐसे अगर एक साथ 80 क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाता था क्लास। तो ऐसे में मैंने 40-40 के डिवाइड किया है। तो आज दूसरा पार्ट था, अब नेक्स्ट पार्ट आएगा प्रैक्टिस नंबर 2 का 40, फिर उसी का 40। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एकदम। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एजीटीएम देखने को मिलेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस में इसमें से क्वेश्चन आया भी था यूपी पीएससीएस में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल करके जाना है नॉर्मली, और इसमें जो व्याख्या है उसको जरूर सुनिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और इसका बार बार रिवीजन करते रहिए। और एजीटीए का बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है, क्योंकि मई के पहले पहले वो फाइनल करवा लेगा। क्योंकि जो भी एग्जाम करवाने के लिए वो आगे आ रहा है वो स्पेशल एजुकेशन को पहले करवाएगा, जो कंबाइंड में है वो बाद में करवाएगा। जिसमें बच्चे कम है वो पहले एग्जाम करवा रहा है। तो अब एजीटीए की बहुत जल्द कट ऑफ आने वाली है और उसका एग्जाम डेट भी आने वाला है। तो ऐसे में आप लोग तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।